वेलकम टू पायलट क्लासेस। आप देख रहे हैं स्टडी विद सनी सर। ये 10th क्लास का साइंस का आशा है कि आप ये चैप्टर पढ़ चुके होंगे, रिविजन्स कर चुके होंगे, कीवर्ड निकाल चुके होंगे, मेमोरी मैप बना चुके होंगे। तो चलिए हम आपके थोड़ा योगदान देते हैं और आपके एनसीईआरटी के प्रत्येक प्रश्नों को उत्तर आपके समक्ष रखते हैं। सबसे पहले आपका बीच बीच में क्रियाकलाप है, तो उन क्रियाकलाप पे आते हैं। क्रियाकलाप 1.1 आपको सावधानियां रखनी है कि इस क्रियाकलाप में शिक्षक के सहयोग की आवश्यकता है। सुरक्षा के लिए छात्र आँखों पर चश्मा पहन लें तो उचित होगा, क्योंकि यहाँ पे गैस और रोशनी निकलने की संभावना है। लगभग 2 सेंटीमीटर लंबे मैग्नीशियम रिबन को रेगमाल से रगड़कर साफ कर लीजिए। रेगमाल बोलते हैं जिससे टायर ट्यूब ये सब को छुड़ाया जाता है, ठीक है, जिसको सरेस भी कहा जाता है। इससे चिमटे से पकड़कर स्प्रिट लैंप या बर्नर में इसका दहन करें तथा इससे बनी राख को वॉच ग्लास में इकट्ठा कर लीजिए, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। मैग्नीशियम रिबन का दहन करते समय इसे अपनी आँखों से यथासंभव दूर रखें। यहाँ पे आपको चित्र में चिमटा, जिससे किसी चीज़ को पकड़ते हैं, मैग्नीशियम रिबन, वॉच ग्लास मतलब कांच का एक ग्लास है और जिसमें इकट्ठा क्या हुआ है मैग्नीशियम ऑक्साइड, और बर्नर से हम उस मैग्नीशियम रिबन को जला रहे हैं। मैग्नीशियम रिबन का वायु में दहन कर मैग्नीशियम ऑक्साइड को वॉच ग्लास में इकट्ठा करते हैं। आपने प्रेक्षण क्या किया, तो आप यहाँ पे हम लिखेंगे कि हम प्रेक्षण करते हैं कि मैग्नीशियम रिबन एक चमकदार श्वेत लौ के साथ जलती है तथा श्वेत चूर्ण में परिवर्तित हो जाती है। यह चूर्ण मैग्नीशियम ऑक्साइड है। यह वायु में उपस्थित ऑक्सीजन तथा मैग्नीशियम के बीच होने वाली अभिक्रिया के से बनता है। तो आपको यह अभिक्रिया भी लिखना है। Mg+O2 बनाएगा MgO, इसको संतुलित कर दीजिएगा। आगे है आपका क्रियाकलाप 2। एक प्रखनली में लेड यानी सीसा लेड नाइट्रेट का घोल लीजिए। PbNO3 का ट्वाइस लेड नाइट्रेट का होता है। इसमें पोटेशियम आयोडाइड का घोल लीजिए, इसका Ki सूत्र होता है। आपने क्या प्रेक्षण किया, दोनों को अगर दोनों प्रखनली को एक साथ मिला दिया जाए तो हम प्रेक्षण करते हैं कि दोनों की पदार्थ आपस में अभिक्रिया करते हैं तथा निम्नलिखित अभिक्रिया संपादित होती है, जहां लेड नाइट्रेट पोटेशियम आयोडाइड से अभिक्रिया कर पोटेशियम नाइट्रेट और लेड आयोडाइड बनाता है, अर्थात PbNO3 का ट्वाइस प्लस 2Ki बनाता है 2KNO3 प्लस PbI2। आगे है क्रियाकलाप 3। एक शंक्वाकार फ्लास्क या परखनली में जस्ते के कुछ दाने लीजिए। इसमें तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा सल्फ्यूरिक अम्ल मिला दीजिए। सावधानी, अम्ल का इस्तेमाल सावधानी से कीजिए। क्या जस्ते के दोनों दानों के आसपास कुछ होता दिखाई दे रहा है? हम उत्तर देखते हैं कि हाँ, जस्ते के दानों का आकार धीरे धीरे घटता जा रहा है तथा एक गैस का निर्माण हो रहा है जो हाइड्रोजन गैस है। दूसरा प्रश्न वहीं पे पूछा गया है कि शंक्वाकार फ्लास्क या परखनली को स्पर्श कीजिए, क्या इसमें तापमान में कोई परिवर्तन हुआ है? तो हमने देखा कि हाँ, इसका तापमान थोड़ा सा बढ़ गया है। परिमाणतः उपरोक्त 3 क्रियाकलाप के आधार पर हम कह सकते हैं कि निम्नलिखित किसी भी प्रेक्षण में हम निर्धारित कर सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। तो अवस्था में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, गैस का उत्सर्जन या निष्कासन तथा तापमान में परिवर्तन होता है। जस्ते पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। इसको अगर हम समीकरण में लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे, Zn प्लस H2SO4 बनाएगा ZnSO4 प्लस H2। यहाँ पे 3 समीकरण आ चुके हैं। ये समीकरणों को आप ध्यान रखें, क्योंकि इसी पे आधारित आपको पूरा का पूरा चैप्टर है। आगे है पाठ्यगत प्रश्न। वायु में जलने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है, ये पूछा भी जाता है आपसे। तो आप उत्तर लिखेंगे कि वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को इसलिए साफ किया जाता है कि इसकी ऊपरी सतह हट जाए, साथ ही धूल कण आदि भी साफ हो जाए, ताकि मैग्नीशियम की सतह हवा के संपर्क में प्रत्यक्ष संपर्क में आ सके। आगे है दोस्तों कि निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रिया के लिए संतुलित समीकरण लिखें। जैसे पहला आपका है हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कर हाइड्रोजन क्लोराइड बनाता है, तो इसका समीकरण आप लिखिएगा H2 + Cl2
बनाएगा 2HCl। दूसरा आपका है बेरियम क्लोराइड प्लस एल्युमिनियम सल्फेट बनाएगा बेरियम सल्फेट प्लस एल्युमिनियम क्लोराइड। तो आप इसका समीकरण लिखिएगा BaCl2 प्लस Al2SO4 का थ्राइस बनाता है BaSO4 प्लस AlCl3। यहाँ पे आपको संतुलित करना पड़ेगा, तो दोनों बेरियम बेरियम के आगे 2 लगा दीजिए दोनों तरफ, और एल्युमिनियम क्लोराइड के आगे भलों को बेरियम बेरियम के आगे 3 लगा दीजिए, और एल्युमिनियम क्लोराइड के आगे क्या लगाना पड़ेगा आपको? 2 लगाना पड़ेगा। आगे है सोडियम जल के साथ अभिक्रिया कर सोडियम हाइड्रोक्साइड तथा हाइड्रोजन बनाता है। तो आप इसका समीकरण क्या लिखेंगे? Na प्लस H2O बनाएगा NaOH प्लस H2। आगे निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए उनकी अवस्था के संकेतों के साथ संतुलित रासायनिक समीकरण लिखें। यहाँ पे आपका प्रश्न है, जल में बेरियम क्लोराइड तथा सोडियम सल्फेट का घोल अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का घोल तथा आघूलनशील बेरियम सल्फेट बनाता है। तो आप इसको समीकरण में लिखिएगा BaCl2 प्लस Na2SO4 बनाता है BaSO4 प्लस NaCl। आगे है आपका दूसरा समीकरण कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन जल में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के विलयन के साथ अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का विलयन तथा जल बनाते हैं। तो आप क्या लिखिएगा? NaOH प्लस HCl बनाता है NaCl प्लस H2O। आगे आपका है पाठ्यगत प्रश्न, किसी पदार्थ X के विलयन का उपयोग सफेदी करने के लिए होता है। पदार्थ X का नाम एवं इसका सूत्र लिखिए। तो आप उत्तर लिखिएगा कि पदार्थ X चूना है जिसका उपयोग सफेदी करने के लिए होता है। इसका रासायनिक सूत्र CaO होता है। आगे ऊपर लिखे गए पदार्थ जल के साथ अभिक्रिया कर क्या बनाएगा? तो आपका समीकरण हो जाएगा CaO प्लस H2O बनाता है CaOH का ट्वाइस। आगे है क्रियाकलाप 1.7 में, मतलब यहाँ पे क्रियाकलाप 1.4 वाला ही है, में एक परखनली में एकत्रित गैस की मात्रा दूसरी से दोगुनी क्यों है, उस गैस का नाम बताइए। तो आप उत्तर लिखिए, परखनली में एकत्रित गैस की मात्रा दोगुनी इसलिए है क्योंकि इसमें हाइड्रोजन गैस है जबकि दूसरी परखनली में ऑक्सीजन है। ये दोनों गैस जल के विद्युत अपघटन के कारण निर्मित होती है। जल में हाइड्रोजन की मात्रा ऑक्सीजन से दूनी होती है। आगे है आपका क्रियाकलाप 1.4, उसमें है एक बीकर में थोड़ा कैल्शियम ऑक्साइड लीजिए, इसमें धीरे धीरे जल मिलाइए। अब बीकर को स्पर्श कीजिए तो क्या इसके ताप में कोई परिवर्तन हुआ है? तो आप देखिएगा कि जल के साथ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया से बुझे चूने का निर्माण होता है। हाँ, इसका तापमान बहुत अधिक बढ़ गया है। निम्नलिखित अभिक्रिया बीकर में घटित होती है और CaO प्लस H2O बनाएगा CaOH का ट्वाइस प्लस ऊष्मा। अगला आपका क्रियाकलाप है 1.5, एक शुष्क क्वथन नली में 2 ग्राम फेरस सल्फेट के क्रिस्टल लीजिए। ठीक है, फेरस सल्फेट के क्रिस्टल के रंग पर ध्यान दीजिए। क्वथन नली को बर्नर या स्प्रिट लैंप की ज्वाला पर गर्म कीजिए तो आपको दिखेगा कि गर्म करने के पश्चात क्रिस्टल के रंग देखिए। तो फेरस सल्फेट की क्रिस्टल वाली प्रखनली को गर्म करते तथा गंध सूंघने की सही विधि आप दूर से सूंघें। तथा प्रश्न, गर्म करने से पहले फेरस सल्फेट के क्रिस्टल के रंग पर ध्यान दीजिए और गर्म करने के बाद फेरस सल्फेट के क्रिस्टल रंग पर निरीक्षण कीजिए। तो हम पाते हैं कि गर्म करने से पहले फेरस सल्फेट के क्रिस्टल का रंग हरा होता है जबकि गर्म करने के बाद इसका रंग गायब हो जाता है। अर्थात FeSO4 को गर्म करने पर Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3 प्राप्त होता है। मतलब ये आपका समीकरण है कि FeSO4 गर्म करने पे तीर के ऊपर लिख देंगे ऊष्मा देने पर Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3 का निर्माण होता है। अगला है आपका क्रियाकलाप 1.6, एक क्वथन
क्वथन नली में 2 ग्राम लेड नाइट्रेट का चूर्ण लीजिए। चिमटे में क्वथन नली को पकड़कर ज्वाला के ऊपर रखकर इसे गर्म कीजिए, जैसा कि चित्र में आपको दिखाया गया है। तो लेड नाइट्रेट को तापन देना तथा नाइट्रोजन ऑक्साइड का उत्सर्जन होना। आपने क्या देखा, यह कोई परिवर्तन है तो इसे नोट कीजिए। तो हम लिखेंगे कि हम भूरे रंग का धुआं उत्सर्जित होता है। यह धुआं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 का है। निम्नलिखित अभिक्रिया यहाँ पे हुई है PbNO3 का ट्वाइस, गर्म करने पर हमें मिला है PbONO2 + O2। आगे क्रियाकलाप 1.7, एक प्लास्टिक का मग लीजिए, इसकी तली में 2 छिद्र करके उसमें रबर का डॉट लगा दीजिए, जिससे छिद्र से कार्बन इलेक्ट्रोड डाल दीजिए, जैसा कि चित्र में आपको दिखाया गया है। इन इलेक्ट्रोडों को 6 वोल्ट की बैटरी से जोड़ दीजिए। मग में जितना जल डालें कि इलेक्ट्रोड उसमें डूब जाए। जल में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की कुछ बूंदें डाल दीजिए। जल में भरी 2 अंशांकित परखनलियों को दोनों कार्बन इलेक्ट्रोड के ऊपर उल्टा रख दीजिए। अब विद्युत धारा प्रवाहित करके इस उपकरण को थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए। दोनों इलेक्ट्रोड पर आप बुलबुले बनते देखेंगे। ये बुलबुले अंशांकित नली में जल को विस्थापित कर देता है, जैसा कि यहाँ आपको दिख रहा है एक व्यवस्था। क्या दोनों प्रखनलियों में एकत्रित गैस का आयतन समान है? आप उत्तर में लिखेंगे नहीं, दोनों प्रखनलियों में एकत्रित गैस का आयतन समान नहीं है। जब दोनों प्रखनलियाँ गैस से भर जाएं तब उनमें सावधानीपूर्वक हटा लीजिए। एक जलती हुई मोमबत्ती को दोनों प्रखनलियों के मुंह के ऊपर लाकर इन गैसों को जांच कीजिए। सावधानी से इस चरण में शिक्षक की सावधानीपूर्वक किया जाना चाहिए। दोनों स्थितियों में क्या होता है, एक प्रखनली में गैस का आयतन दूसरी प्रखनली में गैस के आयतन का दुगना है। आगे है, दोनों प्रखनलियों में कौन सी गैस उपस्थित है? तो एक प्रखनली में हाइड्रोजन गैस उपस्थित है, जबकि दूसरे प्रखनली में ऑक्सीजन गैस उपस्थित है। तो यहाँ पे आप इस जल का विद्युत अपघटन देखें। आगे है क्रियाकलाप 1.8, चाइना डिश में 2 ग्राम सिल्वर क्लोराइड लीजिए। इस चाइना डिश को थोड़ी देर के लिए सूर्य के प्रकाश में रख दीजिए। इसका रंग क्या है? तो इसका उजले रंग का है। थोड़ी देर पश्चात सिल्वर क्लोराइड के रंग को देखिए। सिल्वर क्लोराइड का उजला रंग सूर्य के प्रकाश में धूसर रंग का हो गया है। ऐसा प्रकाश द्वारा सिल्वर क्लोराइड के सिल्वर और क्लोरीन में विघटित होने के कारण हुआ है, जो कि आपका समीकरण द्वारा दिखाइएगा तो वो हो जाएगा AgCl बनाएगा सूर्य का प्रकाश Ag + Cl2। आप इसको संतुलित कर दें। AgCl श्वेत रंग का होता है और Ag धूसर रंग का होता है। आगे है क्रियाकलाप 1.9, लोहे की 3 कील लीजिए और इनमें रेगमाल से रगड़कर साफ कर लीजिए। A तथा B में चिन्हित दी हुई 2 प्रखनली लीजिए और प्रत्येक प्रखनली में 10 ml कॉपर सल्फेट का विलयन लीजिए। 2 कीलों को धागे से बांधकर सावधानीपूर्वक प्रखनली के कॉपर सल्फेट के विलयन में लगभग 20 मिनट तक डुबोए रखें। तुलना करने के लिए कील को अलग रखिए। 20 मिनट के बाद दोनों कीलों को कॉपर सल्फेट के विलयन से बाहर निकाल लीजिए। अब आप देखेंगे कि प्रखनली A और B में कॉपर सल्फेट के विलयन के रंग की तीव्रता की तुलना कीजिए। कॉपर सल्फेट के विलयन में डूबी कीलों के रंग की तुलना बाहर लाकर कीजिए, जैसा कि आपको यहाँ व्यवस्थाएं दिखाई गई है। अब है प्रयोग से पहले तथा उपरांत लोहे की कील और कॉपर सल्फेट की विलयन की तुलना करें। तो प्रखनली A में रखे कॉपर सल्फेट विलयन का रंग क्या है? तो वो नीला रंग का है। प्रखनली B में रखे कॉपर सल्फेट का रंग क्या है? तो प्रखनली B में रखे कॉपर सल्फेट विलयन का रंग नीला रंग बहुत हल्का है। कॉपर सल्फेट विलयन का रंग क्यों बहुत हल्का है? क्योंकि विलयन में कॉपर के विस्थापन के कारण कॉपर सल्फेट विलयन का रंग बहुत हल्का हो गया है। प्रखनली B में रखी लोहे की कील का रंग क्या है? तो इसका रंग भूरा है। लोहे की कील का रंग भूरा क्यों हो जाता है? क्योंकि लोहे की कील का रंग लोहे के ऊपर कॉपर के जमा होने के कारण भूरा हो जाता है, अर्थात CuSO4। यहाँ पे आपका समीकरण है इस क्रियाकलाप का, CuSO4 + Fe बनाता है FeSO4 + Cu। आगे क्रियाकलाप 1.10,
मतलब 10वां क्रियाकलाप है। एक प्रखनली में 3 मिलीलीटर सोडियम सल्फेट का विलयन लीजिए, एक अन्य प्रखनली में 3 मिलीलीटर बेरियम क्लोराइड लीजिए, दोनों विलयन को मिला लीजिए। अब आप देखेंगे कि बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड का निर्माण कैसे होता है। तो आप देख रहे हैं कि आप क्या देखते हैं, जब सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड को मिलाया जाता है तो हम देखते हैं कि उजले रंग का एक पदार्थ बेरियम सल्फेट बनता है जो जल में अघुलनशील है, अर्थात Na2SO4 बनाता है BaCl2 के साथ मिलकर NaCl प्लस BaSO4 का निर्माण करता है। आगे क्रियाकलाप 1.11। तो चाइना डिश में 1 ग्राम कॉपर चूर्ण लेकर उसे गर्म कीजिए। आप क्या देखा, तो हम देखते हैं कि कॉपर चूर्ण की सतह कॉपर 2 ऑक्साइड मतलब क्यूप्रस ऑक्साइड की परत जमने के कारण काली पड़ जाती है। यह कॉपर चूर्ण का ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया के कारण हुआ, अर्थात Cu प्लस O2 गर्म करने पर CuO बन जाता है। आगे है आपका पाठ्यगत प्रश्न। जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है? तो आप उत्तर लिखेंगे, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग बदल जाता है, क्योंकि लोहे द्वारा कॉपर के विस्थापन के कारण लौह सल्फेट का निर्माण होता है। CuSO4 प्लस Fe बनाता है FeSO4 प्लस Cu। आगे क्रियाकलाप 1.10 में भिन्न द्विविस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण दीजिए। तो आप ऐसा दे सकते हैं कि जब लेड नाइट्रेट को पोटेशियम आयोडाइड के साथ मिलाया जाता है तो पोटेशियम नाइट्रेट तथा लेड आयोडाइड का निर्माण होता है। आगे है PbNO3 का ट्वाइस प्लस 2Ki बनाता है KNO3 PbI2। आगे निम्नलिखित अभिक्रियाओं में उपचयित तथा अपचयित पदार्थों की पहचान कीजिए। जैसे पहला आपका अभिक्रिया दिया हुआ है Na प्लस O2 बनाता है Na2O। इसमें सोडियम अर्थात Na2O में उपचयित होता है, क्योंकि सोडियम में ऑक्सीजन आके जुड़ा है तो उपचयित हो रहा है सोडियम का। वहीं CuO दूसरे में अगर देखें तो उपचयित किसका हो रहा है, CuO प्लस H2 बनाता है Cu प्लस H2O। तो CuO में कॉपर ऑक्साइड Cu से अभिकृत हो रहा है, मतलब अलग हो रहा है उस ऑक्सीजन से, जबकि H2 हाइड्रोजन जल में उपचयित हो रहा है, चूँकि हाइड्रोजन में आकर ऑक्सीजन जुड़ रहा है। तो ऑक्सीजन का हटना अपचयित या अभिकृत कहलाता है और ऑक्सीजन का जुड़ना उपचयित या ऑक्सीकृत कहलाता है। उसके बाद है आपका अभ्यास के प्रश्न। तो पहले आप इन सारे समीकरणों को एक साथ देखते चलें और फिर हम अभ्यास के प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका अभ्यास प्रश्न। नीचे दिए गए अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? यहाँ पे आप समीकरण देखिए, 2PbO बनाता है कार्बन के साथ Pb प्लस CO2। तो इसका जो आपका है वो कि A और B सही है, A और C सही है। तो पहले हम लोग पढ़ लेते हैं चारों कि क्या है, सीसा अपचयित हो रहा है। तो अगर आप देखिए सीसा से चूंकि ऑक्सीजन अलग हो रहा है तो ये वाला सही है, चूंकि सीसा अपचयित हो रहा है। दूसरा, कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है। तो कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है, तो हाँ, चूंकि कार्बन में आके ऑक्सीजन जुड़ा है तो ये उपचयन से बना है, मतलब A और B दोनों सही थे। आगे कार्बन उपचयित हो रहा है, नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड मतलब उपचयित होकर कार्बन डाइऑक्साइड बना है ना, तो हम यहाँ पे A और B हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, मतलब पहला आपका आंसर इसका है। आगे है दूसरा प्रश्न, Fe2O3 बनाता है Al, मतलब Al के साथ अभिक्रिया करके Al2O3 प्लस Fe बनाता है। ये कौन सी अभिक्रिया है, ऊपर दी गया। तो आप यहाँ पे देखिए, एल्युमिनियम के साथ पहले ऑक्सीजन नहीं था, अब ऑक्सीजन आ गया है एल्युमिनियम के साथ, लोहा अकेले हो गया है। तो ऐसा तो विस्थापन में होता है, मतलब ये आपका कौन सा अभिक्रिया है, विस्थापन अभिक्रिया है। आगे है आपका लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने पर, ठीक है, सही उत्तर का निशान लगाइए। तो आप खुद सोचिए, लौह चूर्ण है ना, ठीक है, लोहा के चूर्ण मतलब लोहा ही है, Fe है, अब प्लस क्या हो गया, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्लस HCl हो गया। तो ये क्या बनाएगा, तो ये आयरन का लवण बनाएगा और मतलब हाइड्रोजन आयरन क्लोराइड बनाएगा,
आयरन का लवण, आयरन क्लोराइड, और इसके साथ साथ क्या होगा, चूँकि हाइड्रोजन अलग हो गया तो आपका ये पहला हो जाएगा क्या कि हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड बनेगा। ऐसे भी हम लोग जानते हैं कि धातु जब किसी अम्ल से अभिक्रिया करता है तो लवण और हाइड्रोजन गैस बनाता है। ठीक है, तो वही वाला यहाँ नियम भी लग गया। तो आपका कौन हो गया, पहला वाला आंसर हो गया। आगे संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है। रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है, तो आप उत्तर क्या लिखिएगा कि जब किसी रासायनिक समीकरण में विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या दोनों तरफ बराबर होती है, यानी अभिकारक और उत्पाद में बराबर होती है, तो उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। रासायनिक समीकरण को संतुलित करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि इसके द्वारा हम न केवल समीकरण को वास्तविक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं बल्कि अभिकारकों और उत्पादों की वास्तविक संख्या भी जानकारी प्राप्त हो जाती है। आगे है आपका निम्नलिखित कथनों को रासायनिक समीकरण के रूप में अनुवाद करें और उन्हें संतुलित कीजिए। ये भी पूछा जाता है, बहुत ज़बरदस्त। तो आप देख लीजिए कि क्या है। सबसे पहला आपका क्या क्वेश्चन है, आपका क्वेश्चन है कि नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस से संयोग करता है। तो नाइट्रोजन का हो गया N2 प्लस H2 बनाता है क्या, अमोनिया NH3। उसको आप संतुलित कर दीजिएगा। ठीक है, तो N2 प्लस H2 बनाएगा NH3। ठीक है, तो लिखते भी जा सकते हैं। उसके बाद है हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का वायु में दहन होने पर जल तथा सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है। तो हाइड्रोजन सल्फाइड का होता है H2S। ठीक है, हाइड्रोजन सल्फाइड का होता है H2S। तो ऑक्सीजन के साथ तो प्लस O2 बनाएगा H2O प्लस SO2। अब इसको संतुलित कर दीजिए आप। ठीक है, जैसा समीकरण यहाँ दिख रहा है। आगे है एल्युमिनियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया करके बेरियम क्लोराइड एल्युमिनियम क्लोराइड तथा बेरियम सल्फेट का अवक्षेप बनाता है। तो पहले एल्युमिनियम की यहाँ पे क्या है, एल्युमिनियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया करके बेरियम क्लोराइड, तो बेरियम क्लोराइड का हो गया BaCl2 और एल्युमिनियम सल्फेट का हो गया Al2SO4 का थराइस। क्योंकि एल्युमिनियम का 3 और सल्फेट का 2, तो ये आपस में इंटरचेंज करके बन जाएगा क्या, Al2SO4 का थराइस। तो ये BaCl2 प्लस Al2SO4 का थराइस बनाएगा BaSO4 प्लस AlCl3। उसके बाद क्या है, पोटेशियम धातु जल के साथ अभिक्रिया करके पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एवं हाइड्रोजन गैस प्रदान करता है। तो पोटेशियम धातु का हो गया K और जल के साथ तो H2O बनाएगा क्या, KOH प्लस H2। आगे निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को संतुलित कीजिए। तो संतुलित करने के लिए तो आपको पता ही होगा कि क्या करते हैं, बस हिट एंड ट्रायल मेथड कोशिश कर करके आप आसानी से कर सकते हैं। तो पहले वाला HNO3 प्लस CaOH का ट्वाइस को अगर आप अति कीजिएगा CaNO3 का ट्वाइस प्लस H2O को अगर आप संतुलित कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, HNO3 के आगे 2 लगाना पड़ जाएगा और H2O के आगे 2 लगाना पड़ जाएगा। वहीं अगर दूसरे वाला में NaOH प्लस H2SO4 बनाता है Na2SO4 प्लस H2O, तो यहाँ पे संतुलित करने के लिए आपको NaOH के आगे 2 लगाना पड़ जाएगा और H2O के आगे 2 लगाना पड़ जाएगा। अगला वाला अगर आप गौर से देखिएगा तो वो संतुलित ही है पहले से ही। उसके बाद है BaCl2H2SO4 बनाता है BaSO4HCl, तो यहाँ पे आपको बस HCl में 2 लगा दीजिए, आपको संतुलित हो जाएगा। अगला है आपका फिर से वही समीकरण वाला आ गया, क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का क्या होता है, CaOH का ट्वाइस अब प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, तो CO2 बनाता क्या है, तो बनाता है कैल्शियम कार्बोनेट, तो CaCO3 अब प्लस जल, तो H2O। ये संतुलित ही है पहले से। आगे आपका है जिंक, तो जिंक का हो गया Zn और सिल्वर नाइट्रेट का होता है AgNO3। सिल्वर नाइट्रेट का होता है AgNO3। ये दोनों मिलके क्या बना लेगा, ZnNO3 का ट्वाइस प्लस Ag। वैसे ही एल्युमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड, तो एल्युमिनियम का हो गया Al और कॉपर क्लोराइड का हो गया CuCl2 बनाएगा क्या, AlCl3 और प्लस Cu। यहाँ पे आप संतुलित कर दीजिएगा तो एल्युमिनियम के आगे 2, कॉपर क्लोराइड के आगे 3 लग जाएगा, एल्युमिनियम क्लोराइड के आगे 2 और कॉपर के आगे 3 लग जाएगा। ठीक है, आगे है बेरियम क्लोराइड, तो BaCl2 अब प्लस पोटेशियम सल्फेट, तो K2SO4 बनाता क्या है, बेरियम सल्फेट, तो BaSO4 अब प्लस क्या, पोटेशियम क्लोराइड, तो KCl। इसको संतुलित करने के लिए बस KCl के आगे 2 लगा दीजिए।
अब आगे क्या है कि निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए, प्रत्येक अभिक्रिया का प्रकार बताइए। देखिए इस चैप्टर में पूरा का पूरा समीकरण ही है, आपका जितना समीकरण स्ट्रांग हो जाएगा, एक एक समीकरण को 4 बार 5 बार लिख लिख के प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे, क्या है पोटेशियम ब्रोमाइड, तो पोटेशियम ब्रोमाइड का क्या होता है KBr और बेरियम आयोडाइड का होता है BaI2, ठीक है। पोटेशियम आयोडाइड का क्या हो जाएगा, तो Ki और बेरियम ब्रोमाइड का हो जाएगा BaBr2। तो इसको संतुलित कीजिएगा तो KBr के आगे 2 लगा दीजिए और Ki के आगे 2 लगा दीजिए, काम हो जाएगा। आगे जिंक कार्बोनेट को आप घटित होकर क्या बना देता है, जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बना देता है। तो आप देखिए ZnCO3, ठीक है, जिंक कार्बोनेट का हो गया और ये जिंक ऑक्साइड का हो गया ZnO और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड का हो गया CO2। क्लियर हो गया। आगे है आपका हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, तो H2 प्लस Cl2 बनाता क्या है HCl, मतलब हाइड्रोजन क्लोराइड। तो 2 आप आगे लगा दीजिए हाइड्रोजन क्लोराइड के आगे। आगे मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तो मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के आगे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का क्या होता है HCl, तो Mg प्लस HCl बनाएगा क्या MgCl2 प्लस H2। तो यहाँ पे किसके आगे HCl के आगे खाली 2 लगा दीजिए, संतुलित हो जाएगा, ठीक है। आगे है आपका अभिक्रिया का प्रकार, तो पहला वाला जो आपका अभिक्रिया था ना, वो आपका था कौन सा, द्विविघटन था, मतलब दोनों टूटा है, ठीक है, या द्विविस्थापन भी आप कह सकते हैं, ठीक है। दूसरा वाला जो था वो तो वियोजन है, मतलब विघटन अभिक्रिया है। तीसरा वाला जो है वो आपका आसानी से कह सकते हैं संयोजन है, और चौथा वाला जो है वो भी विस्थापन है, Cl उसके साइड चल गया है, तो वो क्या है विस्थापन है, आसानी से आप पकड़ सकते हैं। आगे ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया में का क्या अर्थ है, उदाहरण दीजिए। ये क्वेश्चन बार बार पूछ देता है 2 नंबर में, तो आप क्या लिखिएगा, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया वे अभिक्रियाएं जिनमें ऊर्जा मुक्त होती है उन्हें ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं, और सभी संयोजन अभिक्रियाएं खास तौर पे लगभग क्या होती है ऊष्माक्षेपी ही होती है। जैसे CH4 O2 के साथ बनाता है CO2 प्लस H2O प्लस ऊष्मा। और थर्माइट अभिक्रिया एगो यहाँ पे एल्युमिनियम जब फेरस ऑक्साइड से अभिक्रिया करता है ना, तो उसी को थर्मिट अभिक्रिया कहते हैं। ये कभी कभी पूछ देता है स्पेशल, और ये भी एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। तो एल्युमिनियम जब फेरस ऑक्साइड से अभिक्रिया करता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, थर्मिट अभिक्रिया कहते हैं। तो जैसे Al प्लस Fe2O3 बनाता है FeAl2O3 प्लस ऊष्मा। तो ये थर्माइट अभिक्रिया का एग्जाम्पल में यही दीजिएगा कि एल्युमिनियम जब किसी कह सकते हैं कि धातु लवण से अभिक्रिया करता है तो उसी को हम क्या बोलते हैं, थर्माइट अभिक्रिया बोलते हैं। तो ये स्पेशल टाइप का है, कभी कभी पूछ देगा आपसे। ऊष्माशोषी अभिक्रिया वे अभिक्रियाएं जिनमें ऊर्जा अवशोषित होती है उन्हें क्या बोलते हैं, ऊष्माशोषी अभिक्रिया बोलते हैं। जैसे CaCO3 बनाता है गर्म करने पे CaO प्लस CO2 बनाता है। एक क्वेश्चन आपका आ रहा है कि श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं, वर्णन कीजिए। तो आप उत्तर क्या लिखिएगा कि श्वसन के दौरान अंदर लिए गए ऑक्सीजन द्वारा भोजन विघटित होता है, अर्थात वह उपचयित होता है। इस प्रक्रिया में ऊर्जा मुक्त होती है, अतः श्वसन को हम क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। और श्वसन अभिक्रिया आप ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा क्या है वो, C6H12O6 से ग्लूकोज हो गया, तो ग्लूकोज अभिक्रिया करेगा किससे, ऑक्सीजन से, तो प्लस O2 बनाएगा क्या, CO2 प्लस H2O और प्लस ऊर्जा, ठीक है। इसको संतुलित कर दीजिएगा तो ऑक्सीजन के आगे 6, कार्बन डाइऑक्साइड के आगे 6 और जल के आगे 6 लगा दीजिए। आगे वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है, इन अभिक्रियाओं के लिए समीकरण लिखिए। तो आप उत्तर लिखिएगा कि वियोजन अभिक्रिया वे अभिक्रियाएं हैं जिनमें कोई यौगिक 2 या 2 से नए यौगिकों में विघटित होता है, वियोजित होता है, विखंडित होता है। जैसे CaCO3 गर्म करने पर CaO प्लस CO2 बनता है। वहीं संयोजन अभिक्रिया वे अभिक्रियाएं हैं जिनमें 2 पदार्थ आपस में संयोग करके एक नया पदार्थ का निर्माण करता है। जैसे इसी को उलट के लिख दीजिए, CaO प्लस CO2 बनाएगा CaCO3। उपयुक्त उदाहरणों में दोनों अभिक्रियाएं समान हैं किंतु विपरीत स्थितियां दिखा रही है, अतः वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत कहा जाता
है। आगे उन वियोजन अभिक्रियाओं का एक एक उदाहरण लिखिए जिसमें ऊष्मा, प्रकाश एवं विद्युत के रूप में ऊर्जा प्रदान किया जाता है। तो जैसे देखिए ऊर्जा का ऊष्मा के रूप में, मतलब ऊष्मा ऊर्जा का जब प्रयोग हो, तो जैसे CaCO3 को ऊष्मा ऊर्जा से गर्म करते हैं ना, तब बनता है CaO प्लस CO2। वहीं ऊर्जा का प्रकाश के रूप में प्रयोग, तो AgCl2 मतलब सिल्वर क्लोराइड को प्रकाश ऊर्जा से तोड़ते हैं तब बनता है Ag और Cl2। वहीं ऊर्जा का विद्युत से, तो जल को विद्युत अपघटन कर सकते हैं, तो इससे बनेगा H2 और O2। तो H2O का विद्युत अपघटन करेंगे तो H2O2, प्रकाशीय अपघटन करेंगे AgCl का तो ये बनेगा Ag प्लस Cl2, और ऊष्मीय अपघटन करेंगे CaCO3 का तो ये बनेगा CaO प्लस CO2। अगला क्वेश्चन है आपका विस्थापन एवं द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या अंतर है, इन अभिक्रियाओं को समीकरण लिखिए। तो आप उत्तर लिखेंगे कि विस्थापन अभिक्रिया में किसी लवण में उसका एक तत्व किसी अपेक्षाकृत अधिक क्रियाशील तत्व द्वारा विस्थापित हो जाता है। उदाहरण के लिए अगर अभिक्रिया में कॉपर सल्फेट से कॉपर जिंक द्वारा विस्थापित कर लिया जाता है, क्योंकि जिंक जो है अपेक्षाकृत अधिक अभिक्रियाशील है, इसलिए CuSO4 मतलब कॉपर सल्फेट अगर जिंक से अभिक्रिया करे, Zn से अभिक्रिया करे तो ये बना देगा ZnSO4 प्लस Cu। द्विविस्थापन अभिक्रिया में एक नए उत्पाद के निर्माण के लिए दो अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान हो जाता है, जैसे Na2SO4 BaCl2 के साथ अभिक्रिया करके BaSO4 और NaCl का निर्माण करता है। आगे सिल्वर के शोधन में सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में सिल्वर प्राप्त करने के लिए कॉपर धातु द्वारा विस्थापित किया जाता है। इस प्रक्रिया के लिए अभिक्रिया लिखिए। तो आप क्या लिखेंगे कि जब सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में कॉपर मिलाया जाता है तो यह सिल्वर को विस्थापित कर देता है, क्योंकि कॉपर सिल्वर से अधिक अभिक्रियाशील है। और इसका आप समीकरण क्या लिखिएगा, AgNO3 ये सिल्वर नाइट्रेट हो गया प्लस Cu कॉपर हो गया, और ये बनाएगा CuNO3 का ट्वाइस, ये हो गया कॉपर नाइट्रेट, और अलग कौन हो जाएगा, तो सिल्वर अलग हो जाएगा। आगे अवक्षेपण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। तो वह अभिक्रिया जिसमें किसी अवक्षेपण का निर्माण होता है उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे Na2SO4 BaCl2 के साथ अभिक्रिया करके BaSO4 ये आपको सॉलिड रूप में मिलता है, तो BaSO4 तथा NaCl का निर्माण करता है, तो BaSO4 आपका अवक्षेप हो गया। वैसे ही लेड नाइट्रेट PbNO3 का ट्वाइस पोटेशियम आयोडाइड के साथ अभिक्रिया करके KNO3 तथा PbI2 बनाता है, यहाँ पे पोटेशियम नाइट्रेट आपका अवक्षेप हो जाएगा। आगे है ऑक्सीजन के संयोग या ह्रास के आधार पर निम्न पदों की व्याख्या करें। एक है उपचयन और दूसरा है अपचयन। तो उपचयन भी बार बार पूछा गया है, इसको कभी कभी ऑक्सीकरण के नाम से पूछा जाएगा, बात वही है। तो वे अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीजन का योग होता है उन्हें उपचयन कहते हैं। जैसे Cu प्लस O2 बनाएगा CuO, यहाँ ऑक्सीजन जुड़ गया, वहीं H2 प्लस O2 बनाएगा H2O, तो यहाँ भी ऑक्सीजन जुड़ गया, इसको संतुलित थोड़ा कर दीजिएगा। आगे है अपचयन। वे अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीजन का ह्रास होता है, मतलब ऑक्सीजन दूर जाता है, उन्हें अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे ZnO प्लस C बनाता है Zn प्लस CO तथा CuO प्लस H2 बनाता है Cu प्लस H2O, मतलब Cu प्लस H2O। आगे है आपका एक भूरे रंग का चमकदार तत्व X को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर वह काले रंग का हो जाता है। इस तत्व X को उसे काले रंग की यौगिक के नाम बताइए। तो आप उत्तर लिखिएगा कि चमकदार भूरे रंग का X तत्व कॉपर है, कॉपर ही चमकदार भूरा होता है। जब इसे हवा में गर्म किया जाता है या कॉपर ऑक्साइड के रूप में जमा होने पर यह काला पड़ जाता है, अर्थात Cu प्लस O2 ऊष्मा देने पे CuO बन जाता है। जहाँ Cu कॉपर तो भूरा रंग का है, परंतु कॉपर ऑक्साइड क्या होता है, काला रंग का होता है। आगे है आपको कि लोहे की वस्तुओं को हम क्यों पेंट करते हैं। तो आप उत्तर लिखिएगा लोहे की वस्तुओं को संक्षारण से बचाने के लिए हमें पेंट करते हैं। पेंट वस्तु की सतह तथा हवा या नमी के बीच प्रत्यक्ष संपर्क को समाप्त कर देता है।
आगे आपका तेल एवं वसा युक्त खाद्य पदार्थ को नाइट्रोजन से युक्त क्यों नहीं किया जाता है? तो आप उत्तर लिखिएगा, मतलब क्यों किया जाता है, क्यों किया जाता है। तो तेल एवं वसा युक्त खाद्य पदार्थ को क्षतिग्रस्त होने से बचाने के लिए इसमें नाइट्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है। जब ऐसे पदार्थ हवा के संपर्क में आते हैं तो उससे उपचयित होकर विकृत गंधिता हो जाते हैं और इस गंध तथा स्वाद बदल जाता है, जिससे बचाने के लिए हम लोग नाइट्रोजन गैस का प्रयोग करते हैं। आगे है आपका निम्नलिखित पदों का वर्णन करें तथा प्रत्येक का एक एक उदाहरण दीजिए, जैसे संक्षारण और विकृति गंधिता। तो संक्षारण, जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, नमी आदि के संपर्क में आती है तब यह संक्षारित होती है और इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। संक्षारण के लिए परिस्थितियाँ, तो नमी की उपस्थिति, वायु की उपस्थिति तथा उदाहरण लोहे से जंग लगना संक्षारण का एक समान उदाहरण है। विकृति गंधिता, तो उपचयित होने पर, याद रखें उपचयित या ऑक्सीकृत भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ऑक्सीकृत होने पर तेल एवं वसा विकृति गंधित हो जाते हैं तथा उनके स्वाद तथा गंध बदल जाते हैं और इस प्रक्रिया को विकृति गंधिता कहते हैं। उदाहरण के लिए वसा एवं तेल में युक्त पदार्थ लंबी अवधि तक रखने पर क्षतिग्रस्त हो जाता है तथा उसके स्वाद एवं गंध बदल जाते हैं। तो इस प्रकार से आपका प्रथम अध्याय का संपूर्ण क्वेश्चन आंसर समाप्त हुआ और आप इसका कीवर्ड वाइज, मेमोरी मैप वाइज, कॉन्सेप्ट मैप वाइज और भी विभिन्न तरीके से पढ़ सकते हैं। इसका नोट्स आप पढ़ सकते हैं और बने रहें पायनियर ऑडियो बुक के साथ।